तो आज देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो गरीबी से भी जुड़ी हुई है और वो इन्फ्लेशन से भी जुड़ी हुई है। इन्फ्लेशन की वजह से भी बेरोजगारी होती है और जो गरीबी है वो बेरोजगारी से होती है, क्योंकि अगर किसी परिवार में कम लोग काम करते हैं, जैसे कि 5 का परिवार है, उसमें एक व्यक्ति है, उसको परिवार चलाना है तो गरीबी ज़्यादा होगी। अगर 2 लोगों के पास रोज़गार होगा तो फिर जब गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी, 3 लोगों के पास होगा तो और कम हो जाएगी। तो इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, उससे गरीबी का भी सवाल जो है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी हो कि गरीबी हो? मेरा मानना है ये ज़रूरी नहीं है। ये निर्भर करता है कि आपका सिस्टम क्या है। आप सिस्टम में रोज़गार पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो निर्भर करता है कि हमारी आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार की हैं, हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो बढ़त है उसका डिवीज़न कितना हो रहा है अमीर के बीच में और गरीब के बीच में। तो वो निर्भर करता है कि हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम क्या है, कि मतलब हम किस प्रकार का डेवलपमेंट चाह रहे हैं। अगर हमारा डेवलपमेंट होगा कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाए और गरीब वहीं का वहीं रह जाए, तो उसका मतलब है कि जो असमानता है जब वो बढ़ती जाएगी तो उससे भी बेरोज़गारी होगी, उससे भी गरीबी फैलती है। तो जो सिस्टम है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार की हमारे यहाँ बेरोज़गारी है। तो हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 4 प्रकार की बेरोज़गारी है। एक तो वो लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। एक जो कृषि में है, जो खेत पे जाते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है खेत पे कुछ करने का, उसको डिजाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक तो वो है जो काम कर जिसने ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो जिसने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है उनकी संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि वो रोज़गार कर सकते हैं। अब उसमें अगर वो जो रोज़गार नहीं ढूंढ रहे हैं या उसके जो बाज़ार से बाहर हो गए हैं रोज़गार के, तो वो तो बेरोज़गार हैं, लेकिन उनकी संख्या हमारे रोज़गार के दर में नहीं आती है। तो इसलिए लगता है कि बेरोज़गारी कम है। लेकिन हमारे जो गरीब देश है, उस गरीब देश में लोग ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कि हमें कुछ मिले नहीं। तो हमारे यहाँ उस तरह का सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो कि उन्नत देशों में होता है। वहाँ पे अगर आपका काम चला गया तो आप फिर जो इंतज़ार करते हैं कि जब तक कि आपको सही काम नहीं मिल जाए तब तक आप फिर वो काम नहीं करते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं संभव है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोग के रोज़ खाना है, रोज़ कमाना है। तो इसलिए जो बेरोज़गारी है हमारे देश में, वो जो अमीर देश हैं उनसे भिन्न है। हमारे यहाँ लोगों को काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो घर में जैसे महिलाएं हैं, है ना, वो अपने घर में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रही हैं, पर लेकिन वो जो बाज़ार है वहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, तो उससे उनकी आमदनी नहीं हो रही। तो हम बहुत जगह जैसे गए तो वहाँ पे महिलाएं आईं, नौजवान आए, उन्होंने कहा कि हम बेरोज़गार हैं, हमें बाहर काम नहीं मिल रहा है, हम घर पे ही हैं। नौजवान हैं जो 15 से 29 साल की उम्र के हैं, वो जो हमारे जो आंकड़े हैं, चाहे जैसे भी हों, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि 15 से 29 साल के जो बच्चे हैं उनमें बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो काम ढूंढ भी रहे हैं, नहीं मिल रहा है। बहुत सारे उनमें बच्चे हैं कि वो किसी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बार बार तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो 3-3, 4-4, 5-5 साल जो तैयारी करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो अभी जैसे ये रेलवे की क्लास सी, क्लास डी की नौकरी निकली 35,000 2019 में, उनका रिज़ल्ट 3 साल तक नहीं आया पैंडेमिक के दौरान। जब वो आया तो सिर्फ 7 लाख लोगों को बुलाया गया, जबकि उसमें 1.3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। उसी तरह जो पियोन की नौकरी है उत्तर प्रदेश में 2015-16 में, उसके 360 काम एडवर्टाइज़ किए गए, उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो ये दिखा रहा है कि आपने बीटेक, एमटेक भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए एक पियोन की नौकरी के लिए भी तैयार हो जा रहे हैं। अब वो पियोन की नौकरी करके आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपकी डिग्री है उसके मुताबिक वो काम नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बच्चे हैं इनमें हताशा और निराशा बहुत हो गई है। ये जो हताशा और निराशा जो हो गई है उसका असर समाज में दिख रहा है। तो वो बच्चे
बाहर भी हताशा और निराशा के शिकार हैं। घर में जाते हैं तो माँ पिता उनको बोलते हैं कि हमने आपके जो पढ़ाई लिखाई पे इतना खर्च किया, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप तो निकम्मे हैं। तो परिवार में भी वो परेशानी में हैं, परिवार के बाहर भी परेशानी में हैं। तो इसका असर देखा गया बिहार के एक सर्वे में कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ में, यानी कि नशा करने में लग गए हैं, तरह तरह का नशा। और क्योंकि पैसा है नहीं तो परिवार से ही वो पैसा लेते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है, तो वायलेंस आ गई है। तो सर्वेज ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पे बिहार में सर्वे हुआ कि जो हमारा बेरोज़गारी है उसकी वजह से वायलेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब आपको घर के आसपास, ये भलसवा में मुझे बताया, जब मैं भलसवा में बात करने गया तो वहाँ पे बताया कि पहले घर में वो होता है, फिर जब पड़ोस में चोरी चपाटी होती है, फिर वो बड़े गैंग के रूप में जब चोरी चपाटी होने लगती है। तो इसका जो बेरोज़गारी है, इसका सोशल और पॉलिटिकल असर भी बहुत ज़्यादा है। और ये कोई नेचुरल नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी नीतियाँ बदल के सबको काम दे सकते हैं, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं। तो हमने अपनी रिपोर्ट में ऐसा बताया कि कहने को तो 45 करोड़ लोग हैं जो कि हमारे लेबर फोर्स में हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो काम है वो सिर्फ करीब 32 करोड़ लोगों के पास है। और जिनके पास काम सही नहीं है या काम कम है, उसकी संख्या करीब 27 करोड़ है। तो 27 करोड़ का जो बैकलॉग है जिनको हमें काम देना है, उसके ऊपर हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 2.4 करोड़ नौजवान हैं, वो हर साल तैयार होते हैं काम के लिए, लेकिन उनको वो काम नहीं मिल रहा है। सिर्फ आप समझिए 4-5 लाख हैं जिनको कि अच्छी नौकरी संघर्ष क्षेत्र में, सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसा मिलेगा। बाकियों को असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ता है, जहाँ पे कि तनख्वाह कम है, जहाँ पे कि आपको जब परेशानी में काम करना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा जो बेरोज़गारी है, ये समस्या असंगठित क्षेत्र की है। क्योंकि संगठित क्षेत्र में इतना ऑटोमेशन है, तो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टेक्नोलॉजी की वजह है कि वहाँ पे काम नहीं पैदा हो रहा। इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है, हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसमें 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन वहाँ पे रोज़गार नहीं पैदा हो रहा। और जो बाकी असंगठित क्षेत्र है जिसमें 94% लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे महज 20% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इसलिए वहाँ पे काम इतना पैदा नहीं होता है। और उसमें भी अगर आप देखें तो कृषि है, जहाँ पे कि करीब 46% लोग काम करते हैं, वहाँ तो सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और वो 5% जो भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है कृषि के क्षेत्र में, वो ऑटोमेशन के लिए जा रहा है। बड़े बड़े बुलडोज़र्स, हार्वेस्टर कंबाइन, थ्रेशर्स, इन सब के उसमें जा रहा है। तो वहाँ पे भी नौकरी नहीं बन रही, इसीलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कृषि में बहुत ज़्यादा है। तो कृषि से लोग निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं, क्योंकि बाहर भी जो जिसको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसको कि मतलब खेती से बाहर का जो रोज़गार है वो भी नहीं हो रहा है। फिर ये परेशानी क्यों इतनी बढ़ गई है? पिछले सालों में इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहले हमने नोटबंदी किया, फिर उसके बाद हमने GST ले आए, उसके बाद हमारा NBFC क्राइसिस हो गया, फिर सरकार ने कहा हम डिजिटाइजेशन कर देंगे, और फिर लॉकडाउन आ गया। यानी कि 2016 में जो क्राइसिस हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, और 2020 से फिर ये लॉकडाउन की वजह से क्राइसिस हुआ। तो बार बार जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो जो ध्वस्त होता चला जा रहा है। तो बहुत सारे जो छोटे मझौले और जो न्यूनतम श्रेणी के जो हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में परेशानी में आ गए। और माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट्स हैं। ये जो 6 करोड़ यूनिट हैं, यही सबसे ज़्यादा परेशानी का दौर में गुजर रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि सरकार MSME के लिए जो नीति बनाती है, उसका जो फ़ायदा होता है वो मीडियम स्केल सेक्टर उठा लेता है, वो माइक्रो सेक्टर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि माइक्रो सेक्टर बहुत छोटा होता है, बैंक वगैरह वहाँ पहुँच नहीं पाते, सरकार की जो नीतियाँ वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो MSME सेक्टर है उसको माइक्रो को अलग कर देना चाहिए और स्मॉल और मीडियम को अलग कर देना चाहिए, और माइक्रो सेक्टर के लिए स्पेसिफिक नीति बनानी चाहिए। तो माइक्रो सेक्टर की जो परेशानी है वो 3 तरह की है। एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। दूसरा, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, वो जो सेठ साहूकार से लेते हैं बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो उनको फाइनेंस चाहिए। और तीसरा, मार्केटिंग, जो उनका उत्पादन है उसको कैसे वो आगे जो बेचें उसको, क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। तो इसलिए हम लोग का सुझाव है कि उनके कोऑपरेटिव बना देने चाहिए। जैसे कि अगर एक क्षेत्र में जो कारपेट वीविंग है तो वहाँ पे कारपेट वीवर्स का जो कोऑपरेटिव बना देना चाहिए। एक क्षेत्र में ब्रास का काम है तो ब्रास के जो कोऑपरेटिव बना देने चाहिए। कहीं पॉटरी है, कहीं जो आपका जो टेक्सटाइल है, कहीं लेदर गुड्स का है, जैसे आगरा है, कानपुर में है,
तो उनके जब कोऑपरेटिव बन जाएंगे तो कोऑपरेटिव के तौर पे वो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग और फाइनेंस को वो सरकार से ले सकते हैं, तो उसका वो उसमें समाधान होगा। उसी तरह कृषि है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा रोज़गार है, 45-46% लोग वहाँ काम करते हैं, उसमें जो आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया कि MSP को जो है सब क्रॉस पे लागू करना चाहिए और सारे वर्कर्स को एक लिविंग वेज होनी चाहिए। जब लिविंग वेज होगी तो फिर उनकी खपत जो है खाने पीने की वस्तुओं की बढ़ जाएगी। तो ये हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिया है जिसमें कि माइक्रो सेक्टर है और जो खेती है दोनों का साथ में डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब कृषि में डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे जो 45% लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो माइक्रो सेक्टर से सामान खरीदेंगे। माइक्रो सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो खाने पीने की वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ पे जब बेनिफिट होगा। और ये सब मिला के 94% लोग हैं। तो हम लोगों ने ये दिखाया है कि इसके लिए साधनों की कमी नहीं है। देश में ये कहा जाता है कि हमारे पास साधन नहीं है इसलिए हम रोज़गार पैदा नहीं कर सकते हैं या पैदा नहीं कर पा रहे हैं। समस्या साधनों की नहीं है, समस्या टेक्नोलॉजी की है और हमारी जो पब्लिक फाइनेंस की नीतियां हैं कि किसके ऊपर टैक्स लगे, कितना इन्फ्लेशन हो, कहाँ पे बढ़त हो, कहाँ पे नहीं बढ़त हो। अब जैसे कि PLI स्कीम है, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात है, वो तो सारा संगठित क्षेत्र के लिए जा रहा है, वो खूब धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें रोज़गार पैदा नहीं होगा। फिर हम FDI को जो देश में लाना चाह रहे हैं उसके लिए हम कंसेशन दे रहे हैं, पर FDI तो संगठित क्षेत्र में आएगा और वो बहुत ही ऑटोमेटेड होगा, उसमें जो रोज़गार पैदा नहीं होगा। तो रोज़गार पैदा करने के लिए हमें असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी 27-27.5 करोड़ लोग हैं जिनका बैकलॉग है, जिनको काम चाहिए। अगर इतने लोगों को आप काम देंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उससे जो हमारे रिसोर्सेज होंगे उससे हम दे सकते हैं। और अगर उससे रिसोर्सेज नहीं भी ले पाएंगे तो हम टैक्स के ज़रिए से ले सकते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहाँ से तो आ ही रहा है, पर डायरेक्ट टैक्स से बहुत कम आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, आपका स्टेट ड्यूटी हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। यहाँ से हम पैसा उठा के और वो फिर जो है माइक्रो सेक्टर की मदद वगैरह करने में। तो संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो हमारी पॉलिटिकल विल की। क्योंकि आज हो ये गया है कि सरकार संगठित क्षेत्र को जो है एक्सपैंड करने में मदद कर रही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है। कहने को वो कहते रहते हैं कि हम माइक्रो सेक्टर को करेंगे, लेकिन सारा ध्यान केंद्रित उधर है। वजह उसकी ये है कि हमारे डेटा में असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है। तो डेटा में हम ये मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी तरह चल रहा है जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है। तो संगठित क्षेत्र में बढ़त समझिए 6% या 7% की, अब तो हम मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र में भी 6% 7% है, जबकि वो गिरावट पे है। तो इसलिए जो गिरता हुआ सेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6-7% की जो संगठित क्षेत्र की ग्रोथ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डेटा में उसको इनविजिबलाइज कर दिया, डेटा में वो आ ही नहीं रहा। अब जब अगर 6% 7% की ग्रोथ है तो सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो हमारे देश में है, जबकि एक्चुअली में नहीं है। तो इसलिए वो कहती है कि हमें कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा में पहले इनविजिबलाइज हुआ, फिर वो पॉलिसी में इनविजिबलाइज हो गया। अच्छा, डेटा में और पॉलिसी में जो इनविजिबलाइज हुआ तो उसका फ़ायदा किसको हुआ? संगठित क्षेत्र को, क्योंकि सरकार सारा अपना साधन जो है वो संगठित क्षेत्र को बढ़ाने में लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि एक तरह से असंगठित क्षेत्र को कॉलोनाइज कर दिया है। मतलब कि जैसे गुलामी ब्रिटिश सरकार ने भारत में गुलामी लाए, तो उसी तरह संगठित क्षेत्र ने इनको गुलाम बना दिया है कि जो है डेवलपमेंट उनका डेवलपमेंट होगा और इनके एक्सपेंस पे होगा। मतलब इनके ये गिरावट पे हैं तो इनकी डिमांड संगठित क्षेत्र में चली जा रही है। जैसे कि जो गुलामी के दौरान में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अब मैनचेस्टर और लिवरपूल वहाँ से जो सामान आने लगा, तो उनकी ग्रोथ हो गई और यहाँ पे गिरावट हो गई। तो उसी तरह हम कहते हैं कि ये जो एक तरह से जो असंगठित क्षेत्र है उसको गुलाम बना लिया है हमारे संगठित क्षेत्र ने। तो कुल मिला के ये जो सवाल है बेरोज़गारी का, वो जुड़ा हुआ है हमारी पॉलिटिकल विल से। अगर हमारी पॉलिटिकल विल होगी तो हम सबको रोज़गार दे सकते हैं, उसके लिए साधनों की कमी नहीं है। उसके लिए हमारा बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम चलाना पड़ेगा जिसमें कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़े। वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगी तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे असर होगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ पे असर होगा तो फिर वो बदलाव लाएंगी। अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे ही चलाएंगी, क्योंकि एक तरफ वो अमीर लोग हैं उनको खूब मदद कर रही हैं, वहाँ पे बिलियनर्स के, हमारे इतने गरीब देश में इतने सारे बिलियनर्स हो गए, तो दिखा रहा है कि कितनी असमानता ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल विल डेवलप करने के लिए यूथ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बाकी जब और जो किसान हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनमें मूवमेंट हो तो वो समाज पे प्रेशर डालेंगे, तब बदलाव आएगा।